हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे केल्विन्स थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। जो सफिशेंट चीज़ें रहेंगी आपको लिखने के लिए वो लिखवाई भी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका जो हमने पहले जो टॉपिक्स किए थे उनमें कार्नोट थ्योरम और कार्नोट हीट इंजन था, जो कि हमने 11th क्लास के अंदर हमने यूनिट नंबर 8 के अंदर हमने उसको पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास के अंदर, है ना। तो अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। एक चीज़ आपने नोट करी, मैंने इसको पढ़ा केल्विन स्केल, है ना। इसका मतलब हाँ स्टूडेंट्स, एक्चुअली में ये क्या है, एक थर्मोमीटर है। केल्विन स्केल एक थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल क्या है, ये एक थर्मोमीटर लाइक है जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, मेज़र करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास 100 और भी स्केल थे, है ना, हमारे पास तो और भी स्केल है, फिर हमने ये क्यों यूज़ किया, है ना। अब ये भी तो बात उठती है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दो, वो क्या ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे अपने पास क्या है, गैस थर्मोमीटर है एक हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर होता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर हम गैस थर्मोमीटर ले रहे हैं तो जो सब्सटेंस उसमें यूज़ करेंगे, पूरा जो बना के उसमें डालेंगे, उसमें गैस फिलअप होगी। लेकिन जब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा तो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ गैस के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसका, या जो प्रेशर होगा गैस के ऊपर, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या ये यूज़फुल होगा? इसीलिए फिर मरकरी थर्मोमीटर के पास गए। मरकरी थर्मोमीटर में देखा कि टेम्परेचर के साथ वेरी करने के, जो मरकरी थर्मोमीटर में मेन जो हमारी मरकरी है उसका वॉल्यूम भी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, वेरी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें एक ऐसे थर्मोमीटर की जरूरत पड़ी जो हम सब्सटेंस उसके लिए यूज़ करेंगे ना, वो उसके ऊपर, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या डिपेंड ना करे। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम पे कर रही थी, प्रेशर पे कर रही थी, तो ऐसे ना करे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया केल्विन्स ने, ठीक है, जो केल्विन हैं उन्होंने कार्नोट हीट इंजन का यूज़ किया था। ठीक है, और जो वर्किंग सब्सटेंस, जो मतलब जो मेन सब्सटेंस लिया था वो उसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। साथ में जो टेम्परेचर मेज़र होके आएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, क्योंकि वो कार्नोट इंजन जो है वो आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो इंजन, जो थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर आएगा वो भी मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क की फॉर्म में आप उसको बताओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका केल्विन, आपका थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर है, उसके लिए जो नीडफुल आपका रिटन वर्क है वो आपका क्या है कि केल्विन इंट्रोड्यूस्ड a न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द कार्नोट इंजन, अकॉर्डिंग टू विच द टेम्परेचर कुड बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, और अब क्योंकि ये वर्क के ऊपर उसमें फॉर्म में बता रहा है तो केल्विन स्केल को वर्क स्केल भी बोला जाता है। अब देखो, इसे आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, आगे चलने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ठीक है, जो हम, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे काम के लिए। ठीक है, देखो इसके अंदर हमने क्या किया, एक हीट इंजन ए लिया, एक हीट इंजन बी ले लिया। ठीक है, जो हीट इंजन आपका ए है वो वर्क करेगा पर्टिकुलर किसी Q1 हीट को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके, और ये रिजेक्ट करेगा पर्टिकुलर किसी हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड हीट इंजन इस तरीके से है कि इसने जो हीट रिजेक्ट करी थी वो हीट इसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है, एंड देन Q3 हीट को क्या करेगा, फाइनली रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से, हमने ये दो इंजन लिए, अगर मैं इन दोनों इंजन को कंबाइन कर देती तो एक कंबाइन करने के बाद मेरे पास एक C इंजन आता जो कि Q1 एनर्जी, जो कि हीट एब्जॉर्ब करेगा, और Q3 को क्या कर देगा, हीट का
रिजेक्शन कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक हीट इंजन लिया जो कि पर्टिकुलर किसी θ1 और θ2 टेम्परेचर के ऊपर था, कहाँ पे, Q1 पे और Q2 पे। Q1 से उसने हीट एब्जॉर्ब करी थी, Q2 पे रिजेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक हीट इंजन B लिया है जो कि θ2 और θ2 पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और वो कहाँ पे है, उसका Q2 पे है और Q3 पे है। Q2 पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड Q3 पे वो हीट को रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट ए कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर थीटा एंड θ1 एंड θ2 सो दैट द Q1 is the heat absorbed from the source at the temperature θ1 and Q2 is the heat rejected to the sink at the temperature θ2। अब हमें जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ किसकी फॉर्म में बतानी है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ हमें टेम्परेचर की ही फॉर्म में बतानी है। अगर वो हमें टेम्परेचर की फॉर्म में ही बतानी थी तो हमें पता है कि उसके लिए अब कोई इक्वेशन तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हमारी जो एफिशिएंसी है सिंपल, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ θ1 एंड θ2 के इक्वल हो जाएगी। अभी कहता है अगर एफिशिएंसी आपकी इसके इक्वल हो गई है तो अब ये किसके ऊपर है, आपका जो फर्स्ट वाला था स्टूडेंट्स, ये वाला, इस फर्स्ट वाले के अंदर आपको पता है ये Q1 और Q2 के ऊपर है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये रिजेक्ट कर रहा है। इस टाइप के इंजन की तो एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो, इस टाइप की एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो जिसकी वैल्यू एफिशिएंसी की कितनी आती है, 1 माइनस में Q2/Q1 आती है कि नहीं। अब ये भी एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी है, इसका मतलब तो क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस में Q2/Q1 आपका किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ θ1 और θ2 के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फाइनली आपको जो रिजल्ट है वो किस में चाहिए था, Q1 और Q3 में चाहिए था। आपको पता है ये Q1 और Q3 कब आएगा, जब आप Q1/Q2 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे Q2/Q3 तो आपके पास Q1/Q3 आ जाएगा। इसका मतलब इससे रिजल्ट जो हमें चाहिए होगा ना वो Q1/Q2 की फॉर्म में ही चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो Q2/Q1 की फॉर्म में है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, ये हमारे पास हो जाएगा Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस में एफ ऑफ θ1 और θ2। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये माइनस टर्म को यहाँ पे लिया है और इस टर्म को यहाँ पे लेके गई हूँ, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q1/Q2 चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, Q1/Q2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस में एफ ऑफ θ1 एंड θ2 हमारे पास आ गया। बच्चों एक चीज़ देखो, ये भी एक फंक्शन था टेम्परेचर का जो कि जस्ट फंक्शन था, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो जस्ट अगेन एक अनदर फंक्शन आ जाएगा ना। जैसे x आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, और 1/x कर दे तो कैपिटल X लिख देती हूँ उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको क्या लिख देती हूँ, एफ ऑफ θ1 एंड θ2। लेकिन ये ओनली किसके लिए था, आपके पास ए इंजन के लिए था जो Q1 से हीट एब्जॉर्ब करके Q2 पे रिजेक्ट कर रहा था, θ1 θ2 के ऊपर था, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बी इंजन ले रहे हैं जो Q2 पे से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और Q3 पे रिजेक्ट कर रहा है। जो हीट एब्जॉर्ब है वो θ2 और जो रिजेक्ट है वो θ3 के उस पे है, ठीक है। तो ये कहता है अगर इस तरीके से है तो सिमिलर फॉर्म के अंदर हम इसको राइट कर सकते हैं, Q2/Q3 इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 एंड θ2। नो इट्स θ2 एंड θ3, ओके, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास इतना आ गया है तो अब हमें किसके लिए लेना था, कंबाइन करके लेना था। तो कंबाइन बोथ द इंजन्स, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास अगर हम दोनों इंजन को कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो इस तरीके से आएगा, एक सी इंजन का जो Q1 से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और Q3 के ऊपर क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से करता है यहाँ पे तो हमारे पास जो Q1/Q3 है इट कैन बी रिटर्न एज द एफ ऑफ θ1 θ3, ठीक है। तो हमारे पास ये जो Q1/Q3 है
हमें पता है ये हम Q2/Q1/Q2 इंटू में Q2/Q3 से निकाल सकते हैं, निकल सकता है ना ये, ठीक है। तो ये कहता है अगर ये निकल सकता है तो Q1/Q3 हमारा इस फॉर्म के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा अगर इस फॉर्म में लिखें तो मेरे पास तो ये फॉर्म बच्चों क्या बन गई, एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 θ2 इंटू में आपका एफ ऑफ θ2 θ3 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये कहता है कि अब आपका ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया है, ठीक। अब क्या करना है आपने, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब ये देखो ये एफ ऑफ θ1 θ2 था, इसको हमने इस एफिशिएंसी की फॉर्म में बता रखा है, ठीक है, इस एफिशिएंसी की फॉर्म में। लेकिन सिंपल अगर देखें तो वो तो हमारे पास एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, 1 माइनस में Q2/Q1 की फॉर्म में होती है। अब मैं इसको ऐसे कैसे लिखूं, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। कंसिडर क्या किया आपने, ये किया है कि एफ ऑफ θ1 θ2 इस तरीके की जो टर्म है उनको ना फाई के टर्म में लिख दो, फाई ऑफ θ1 एंड फाई ऑफ θ2 के इक्वल है, जो कि फर्दर किसी टेम्परेचर की फॉर्म में है, जो कि किसके इक्वल है, τ1/τ2। तो अगर ये टर्म इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आपकी किसके इक्वल हो गई, 1 माइनस में τ2/τ1 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला बच्चों, आपको ये पता चला है कि ये टेम्परेचर की फॉर्म में ऐसे एफिशिएंसी आपने दे दी है, ठीक है, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में आपने इसका रिजल्ट दे दिया, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आता है, अभी बता रही हूँ मैं उसको। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन वर्क स्केल, एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन वर्क स्केल, ठीक। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन वर्क स्केल एक ये है टॉपिक, और एक है आपका बच्चों अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये दो टॉपिक हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के अंदर चीज़ एक ही करनी है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। वो क्या है आपका, देखिए ज़रा हमारे पास क्या आता है, देखो आपने ये लिखा है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में τ/τ1। अगर मैं ये कह दूँ कि τ2 इफ़ अगर हमारे पास ऐसा हो जाए τ2 मेरा ज़ीरो है, τ2 का ज़ीरो होने का मतलब क्या है बच्चों की वहाँ पे उसका कोई टेम्परेचर नहीं है। τ2 का मतलब क्या है, सिंक था हमारे पास, देखो ये हमारे पास Q1 ये सोर्स पे था हमारा, ये सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा था, ये हमारे पास क्या है, सिंक पे रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है, यानी कि सिंक को क्या कर रहा था, हीट रिजेक्ट कर रहा था, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा था Q1, ठीक है, सोर्स से ये हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2 सिंक को, ठीक। तो ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम जीरो कर दिया, अगर इसका मतलब अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब Q2 तो मेरा क्या हो गया बच्चों, ज़ीरो हो गया, इसका मतलब आपने कुछ भी हीट को रिजेक्ट ही नहीं किया सिंक को, ठीक है। अब ये कहता है इससे इतना तो पता चल गया कि इस चीज़ को ये एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा है, लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखो, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो तो ये कह रहा था कि डायरेक्ट पूरी की पूरी हीट जो आप किसी भी उसको दे रहे हो सिस्टम को, वो वर्क डन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन जरूर होना चाहिए उसका, वहाँ पे उसके अंदर उस इंजन के अंदर सोर्स और सिंक ये जरूर होने चाहिए, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्शन जरूर होना चाहिए, और इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा, ये रिजेक्शन बता ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी पूरी 1 हो गई, इसीलिए इसको अटेन करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, ये नहीं हो सकता, इसीलिए अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इसको बोला गया है, ठीक है। होप आपको ये पूरा टॉपिक आज क्लियर हो गया है, ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसने भी स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो with your friends. Thank you.